मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल होम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जो एक जीवाणु कोशिका थी। हम लोगों ने उस जीवाणु कोशिका के बारे में काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन यानी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी, यानी उसके बारे में गहन अध्ययन किया था और उसमें कौन कौन से कोशिकाएं पाए जाते हैं और उसे क्या कहा जाता है और उसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि एक प्लांट सेल के बारे में। हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों आते हैं, लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे एक प्लांट सेल के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक एनिमल सेल के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस यानी कि क्या अंतर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है एक प्लांट सेल के बारे में। तो आइए अच्छे से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एक प्लांट सेल में आखिर कौन कौन से कोशिका उपस्थित होते हैं और इसे क्यों यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम ससीम केंद्र की कहते हैं। अब इसमें पढ़ना में है पहला, यानी पहले की बात करें तो प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। प्लांट सेल पादप कोशिका होती क्या है भाई? एक ऐसी कोशिका जो पादपों का निर्माण करती है या जो पादपों में पाई जाती है, उन्हें प्लांट सेल कहते हैं या पादप कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका जनरली कैसे होते हैं? हेक्सागोनियल यानी बेंजीन के संरचना के आकार में होते हैं। अब इस संरचना के अंदर कौन कौन से कोशिका पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके खोजकर्ता कौन है, उनका कार्य क्या है, इन सभी की चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या है भाई? कोशिका यानी पादप कोशिका में एक मध्य में एक मोटी भित्तिनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। पादप कोशिका में एक मोटी भित्तिनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से बना होता है। ये सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से। जो करता क्या है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने के समय क्या करते हैं? चारों तरफ से उसे दीवार से घेर देते हैं। तो ऐसा ही कार्य यहाँ पर सेल वॉल का भी होता है। जो करता क्या है? सेल वॉल यानी सेल के अंदर जितनी भी चीजें उपस्थित होती हैं, उन्हें एक निश्चित घेरे में रखने का कार्य करता है। आगे चले। अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जिसे कहते हैं जीव द्रव्य कला। अब इस जीव द्रव्य कला यानी कि जीव द्रव्य कला, अब यह जीव द्रव्य कला क्या है भाई? वह कला जो कोशिका के तरल पदार्थों को घेरे रखने का कार्य करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला कहलाता है। जीव द्रव्य कला में एक मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इनके द्वारा दिया गया जो मॉडल था वो क्या था? बहुरूप यानी कि बहुत ही प्रचलित है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि जो जीव द्रव्य कला होती है वह लिपिड के 2 लेयर से मिलकर के बनी है, जिसमें लिपिड के 2 लेयर उपस्थित होते हैं। ठीक इस प्रकार से इस प्रकार से ये बने होते हैं। उन्होंने बताया क्या कि इनमें जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन इनमें धसे होते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं समाकल प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं, जिसे कहते हैं परिधीय प्रोटीन। अब इस पूरे जीव द्रव्य कला की मोटाई के बारे में बात कर लें तो पूरे जीव द्रव्य कला की जो मोटाई होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है भाई? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। किसकी मोटाई?
जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है जो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे प्रस्तुत किया था सिंगर और निकोलसन। आइए आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आगे है प्रोटोप्लाज्म, यानी जिसे कहते हैं जीव द्रव्य, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर उपस्थित वह द्रव्य जिसमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जीव द्रव्य कहा जाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। आगे चलें, इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जीव द्रव्य को कोशिका में सबसे पहले कार्टी ने देखा था। कार्टी ने 1772 ईस्वी में देखा था तथा इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। इसकी खोज डुजार्डिन ने की है तथा इसे जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया है, और इसे जीवन का भौतिक आधार हक्सले और युगोन मोल ने दिया। युगोन मोल और हक्सले ने इसे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहा, और उसे कहा बताया क्या कि भाई यह क्या है, एक जीवन का भौतिक आधार होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य क्या है भाई? वह कोशिका के अंदर उपस्थित वह पदार्थ या वह तरल पदार्थ जिसमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, उसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, जिसे युगोन मोल तथा हक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य को सबसे पहले कार्टी ने 1772 में देखा तथा इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने, और इसके बारे में बताया पुरकिंजे ने, और उन्होंने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भाई, यह एक यूकैरियोटिक कोशिका है, अर्थात एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। एक ऐसी कोशिका जिसमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है तथा केंद्रक के साथ साथ अन्य कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, यानी पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। तो जिसमें सबसे पहला है कोशिकांग है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गाल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की है, और इन्होंने बताया कि यह कोशिका में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में भाग लेता है। क्या कहता है भाई? गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की, और बताया इन्होंने कि यह जो गाल्जी बॉडी संरचना है या गाल्जी काय संरचना है, यह कोशिका में पदार्थों के स्थानांतरण में भाग लेता है। ठीक वैसे ही जैसे चौराहे पर उपस्थित ट्रैफिक पुलिस करता क्या है, एक तरफ से परिवहन यानी कि जो साधन होते हैं उन्हें जाने देता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी क्या करता है, उस कोशिका में स्थानांतरण की प्रक्रिया को करता है। इसलिए इस गाल्जी काय को हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, और इन्होंने बताया क्या कि केंद्रक 5 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। केंद्रक के चारों तरफ का जो आवरण होता है वो बाइलेयर होता है, यानी दो परतों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक कला कहा जाता है। दूसरा है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य में यानी कि केंद्रक कला के मध्य में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर पोर का कार्य क्या है भाई? यह करता क्या है? केंद्रक के अंदर बने पदार्थों को कोशिका द्रव्य में लाने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य है क्या भाई? कोशिका द्रव्य के अलावा केंद्रक में उपस्थित तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इस केंद्रक द्रव्य में
दो संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसे न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका तथा क्रोमैटिन थ्रेड यानी कि गुणसूत्री धागे कहते हैं। अगर बात करें न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका की, तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज की है फोंटाना ने। और क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में बात कर ले यानी गुणसूत्री धागे या गुणसूत्र के बारे में बात कर ले तो इसकी खोज की है स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र नाम दिया है W.D. वाल्डेन। आगे चलिए, ये पांचों संरचनाएं मिलकर के केंद्रक का निर्माण करती है जिसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे चलते हैं, इस केंद्रक कला के चारों ओर यानी केंद्रक कला के बाहरी कला पर कुछ जालिकावत संरचनाएं होती हैं जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या भाई? जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों को साधे रखने या बांधे रखने का कार्य करता है और अंदर से कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका को अंतःकंकाल, कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है, अगला क्या है भाई? पादप कोशिका में केंद्रक के अगल बगल दो बड़ी बड़ी खाली संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे वैक्यूल यानी कि रिक्तिका कहते हैं, जिसे वैक्यूल या रिक्तिका कहते हैं। इस रिक्तिका में कोशिका का कोशिका रस भरा होता है। इस रिक्तिका में कोशिका का कोशिका रस भरा होता है। जब भी कोशिका में जल की कमी होती है तो इस कोशिका यानी कि इस रिक्तिका से रिक्तिका रस या कोशिका रस निकल करके कोशिका में जल की हानि को पूरा कर देता है। आगे चलते हैं, कोशिका में कुछ सूक्ष्म दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम 80S प्रकार का होता है जिसकी खोज की थी पैलाडे ने। जिसकी खोज किसने की है? पैलाडे ने। और इसे इन्होंने राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की है। और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। पैलाडे ने इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा। अब इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण क्यों कहा भाई? क्योंकि यह जो संरचना या सूक्ष्म दानेदार संरचनाएं होती हैं यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे प्रोटीन का कण भी कहा जाता है। प्रोटीन का कण भी कहा जाता है और इसे एक और नाम या एक और उपाधि दी जाती है जिसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। पिछले वीडियो में यानी बैक्टीरियल सेल में हम लोग बात किए थे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, पादप कोशिका में क्या है? पादप कोशिकाएं या पादप हमें हरी दिखाई देती है यानी उनकी पत्तियां, तना वगैरह कुछ हरी दिखाई देती है। वो हरापन किसके कारण होता है? या कुछ और पौधे की पत्तियां कुछ रंगीन भी दिखाई देती है, तो वो किसके कारण है? पौधे अपना भोजन कैसे बना लेते हैं? तो पौधे में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं प्लास्टिड यानी कि जिसे कहते हैं लवक। इस लवक की खोज की है हेकल ने। इस लवक की खोज किसने की है? हेकल ने की है। और इन्होंने बताया क्या कि यह जो प्लास्टिड होता है यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह कोशिका का क्या है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है तथा जो पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को करता अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। इसलिए इस प्लास्टिड या लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें दूसरी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोगों ने पढ़ा था मेसोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता था। अब यहाँ पर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है कोलिकर। कोलिकर ने इसकी खोज कीटों की अरेखित पेशियों में की और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था और सीबेंडा ने इसे नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में? अब यह करता क्या है भाई, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, अर्थात यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में परिवर्तित कर देता है या एटीपी में संचित कर देता है, यूं कहें तो। अगला है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा है क्या भाई? कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यह प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका में उपस्थित पदार्थों को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आवागमन के लिए स्थित होते हैं, या इसके द्वारा या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिकाओं में पदार्थों का स्थानांतरण भी होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा आज एक यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में एक प्लांट सेल यानी एक पादप कोशिका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इस चैनल को जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। धन्यवाद।